नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजे स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 19 पर डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हम आकाश में पूर्ण चंद्र को यानी कि पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 1, 2, 9 या फिर 10। तो हम आकाश में पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। हम पूर्ण चंद्रमा को जो है एक माह में एक बार जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, सूर्य में हाइड्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो सूर्य में हाइड्रोजन गैस का प्रतिशत जो है वो कितना है। 26.5%, 71%, 81% या फिर 82%। तो सूर्य में हाइड्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। आपको पता है कि सूर्य में दो प्रमुख गैसों का विस्तार है, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। तो हाइड्रोजन गैस का परसेंटेज जो है वो कितना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे, सूर्य में जो हाइड्रोजन गैस है उसका परसेंटेज है आपका 71%, और पृथ्वी पे अगर जल का प्रतिशत पूछें तो वो भी आपका है 71%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़ किलोमीटर, 16 करोड़ किलोमीटर, 18 करोड़ किलोमीटर या फिर 19 करोड़ किलोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय हम तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है। खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, ब्रह्मांड या फिर सौर मंडल। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय हम तारों की विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नक्षत्र मंडल। आपने सप्तऋषि देखा होगा, सबसे जो प्रसिद्ध नक्षत्र मंडल है जिसको हम लोग आसानी से पृथ्वी से पहचान सकते हैं, वो है आपका ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल। और सप्तऋषि सबसे आसानी से पहचाने जाने सकने वाला जो है वो नक्षत्र मंडल है, जो कि अर्सा मेजर का भाग है। हाँ, अगर ये भी पूछे कि जो सप्तऋषि है ये किस नक्षत्र मंडल का पार्ट है, तो आप याद रखोगे सप्तऋषि अर्सा मेजर जो आपका नक्षत्र मंडल है उसका वो पार्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह जो है वो कौन सा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। सूर्य से सबसे नजदीक स्थित जो ग्रह है वो कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। जो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है वो है बुध। ठीक है, और अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी आती है। पूरा अगर सीरियल आप देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस तरीके से कुछ ग्रहों का जो है दूरी के आधार पर क्रम है सूर्य से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है। तो हमारा जो सौर मंडल है उसका सबसे चमकीला और गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर अरुण। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। हमारे सौर मंडल का जो सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है वो है ऑप्शन बी, शुक्र। और शुक्र जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक जो है मात्रा मौजूद है। अगर पूछें कि शुक्र ग्रह में जो है किस गैस की अधिकता है, तो आप याद रखेंगे जो शुक्र ग्रह है यहाँ पर जो है सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पाई जाती है। शुक्र पृथ्वी का सबसे नजदीकी जो है ग्रह स्थित है और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो आकार है उसे क्या कहा जाता है। ग्लोब, भू-आब, ग्रह या फिर उपग्रह। तो पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भू-आब। अब पृथ्वी का एक खास आकार है, आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो पूर्णतया गोल नहीं है। पृथ्वी जो है वो ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी हुई है, तो ये जो खास शेप है पृथ्वी का, इसको बोलते हैं भू-आब। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं भू-आब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ज्वाइड। ठीक है, आगे देखें, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है। ऑप्शन आपके सामने है, 1460 किलोमीटर, 1610 किलोमीटर, 1680 किलोमीटर या फिर 1890 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1610 किलोमीटर। सॉरी। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के चारों ओर जो है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाती है। हमें इतनी रफ्तार का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी ना हो तो इतनी रफ्तार में सभी लोग जो है वो उड़ने लगेंगे। ठीक है, चलो
बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो हमारे जो सौर मंडल है उसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो किस ग्रह पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल। तो मंगल ग्रह पे हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। और ये जो निक्स ओलंपिया है इसकी ऊंचाई जो पृथ्वी पे स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, उससे भी 3 गुना अधिक है। जी हाँ, ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा जो है पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? तो हमारा जो सौर मंडल है उसका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, उसका नाम है आपका ओलिपस मैसी। तो ये किस ग्रह पर स्थित है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर अरुण? सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो किस ग्रह पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल। तो ओलिपस मैसी उस ज्वालामुखी का नाम है जो कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, और यह भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। आगे देखें, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हमारा जो सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमेड, फोबोस, डीमोस या फिर चंद्रमा? तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ऑप्शन ए, गैनीमेड। ये बृहस्पति का उपग्रह है, ये बृहस्पति का उपग्रह है, और ये हमारा सौर मंडल जो है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर ये पूछें कि सौर मंडल में एकमात्र जो है दिखाई देने वाला उपग्रह पृथ्वी से जिस उपग्रह को देख सकते हैं सिर्फ अपनी आंखों से, वो है आपका चंद्रमा। बाकी जितने भी उपग्रह हैं उनको हम लोग अपनी आंखों से पृथ्वी से नहीं देख सकते। आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? बृहस्पति जो है इसे कितने उपग्रह हैं? 63, 72, 73 या फिर 79? ठीक है, तो बृहस्पति के जो है वो कितने उपग्रह हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 79। याद रखेंगे पहले 63 उपग्रह थे बृहस्पति के, अभी कुछ नए उपग्रह इसके जो है वो खोजे गए हैं, नए सैटेलाइट खोजे गए हैं, तो जिससे बढ़ के अब जो है उपग्रह इसके हो गए हैं 79। आगे देखें, अगला प्रश्न है, शनि के कितने उपग्रह हैं? 82, 89, 91 या फिर 92? तो शनि के कितने उपग्रह हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 82। जी हाँ, शनि के 82 उपग्रह हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर्वाधिक जो उपग्रहों वाला ग्रह है वो है आपका बृहस्पति, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया है किसने? शनि, यानी कि शटर ने। अब सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो हो गए हैं शनि के, और शनि के उपग्रह हैं 82। तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा, यह आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। आगे देखते हैं, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? बुध, अरुण, शनि या फिर बृहस्पति? तो कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरुण। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब इसको क्यों कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह? क्योंकि अरुण अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ है। तो अपने अक्ष पर अत्यधिक झुके होने के कारण जो अरुण है इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखें, प्लूटो को बौने ग्रहों की सूची में कब शामिल किया गया था? प्लूटो यानी कि यम, तो इसको बौने ग्रहों की सूची में कब शामिल किया गया था? वर्ष 2000, 2004, 2005 या फिर 2006? तो प्लूटो को बौने ग्रहों की सूची में कब शामिल किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2006। जी हाँ, प्लूटो को बौने ग्रहों की सूची में वर्ष 2006 में शामिल किया गया था। और अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, बौना ग्रह कहा जाता है, जबकि पहले ये ग्रह हुआ करता था। तो पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब प्लूटो को चूंकि ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, तो इसलिए अब हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह बचे हैं। आगे देखें, पृथ्वी का सहचर किसे कहा जाता है? चंद्रमा, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति? पृथ्वी का सहचर किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा। सहचर यानी कि साथ में रहने वाला। तो पृथ्वी का जो सहचर है वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के साथ में रहता है, पृथ्वी का वो सैटेलाइट है, उपग्रह है, लगातार पृथ्वी के चारों ओर वो चक्कर लगाता रहता है, तो इसलिए जो चंद्रमा है उसको बोलते हैं पृथ्वी का सहचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%, 58%, 63% या फिर 64%? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो देखो, जब भी हम लोग चंद्रमा देखते हैं पृथ्वी से, तो हमेशा चंद्रमा के अंदर की जो आकृतियां हैं वो हमें सेम दिखती हैं, एक जैसे ही दिखती हैं। तो हम पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 57% देख पाते हैं, और हमें चंद्रमा का हमेशा सामने वाला भाग ही पृथ्वी से दिखता है। वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा आकाशीय पिंड है कि जितने समय में वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, उतने ही समय में वो अपना भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। यही कारण है कि हम पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक भाग ही देख पाते हैं। तो हम पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग ही देख पाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.8 सेकेंड या फिर 1.9 सेकेंड? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.3 सेकेंड। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में
1.3 सेकंड का जो समय है वो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हैली धूमकेतु, हैली जो धूमकेतु है वो किस वर्ष में दिखाई देगा? वर्ष 2062, वर्ष 2063, वर्ष 2064 या फिर वर्ष 2065? हैली धूमकेतु अब जो है वो हमें किस वर्ष में दिखाई देगा? तो आपका सही आंसर है वर्ष 2062। 76 वर्ष इसका परिक्रमण काल है। हर 76 वर्ष के बाद में जो हैली धूमकेतु है वो दिखाई देता है। तो पिछली बार ये दिखाई दिया था वर्ष 1986 में, 76 उसमें ऐड कर देंगे तो अब ये हमें दिखाई देगा वर्ष 2062 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या फिर 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23 सही 1/2 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मकर रेखा किसे कहा जाता है? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 23 सही 1/2 डिग्री जो आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको ही मकर रेखा कहा जाता है, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो अक्षांश रेखाएं यानी कि आपकी लैटिट्यूड्स, तो दो जो लैटिट्यूड्स हैं या फिर अक्षांश रेखाएं हैं उनके मध्य में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? 110 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 119 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर? तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और याद रखेंगे जितनी भी आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं यानी कि जो लैटिट्यूड आपकी जो रेखाएं होती हैं ये सभी समानांतर होती हैं, सभी यानी कि पैरेलल होती हैं। इनके बीच में हर जगह डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम होती है, बराबर होती है। अगला प्रश्न देखें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 9, 10 या फिर 11? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8, 9 या फिर 10? सही उत्तर हो जाएगा आपका 5। भारतीय जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप याद रखोगे कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, जबकि जो मानक समय रेखा है ये गुजरती है भारत के 5 राज्यों से, और ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में आपस में क्रॉस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व में सर्वाधिक मानक समय किस देश में है? तो सर्वाधिक जो टाइम जोन है वो किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या फिर स्पेन? सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो किस देश में है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। रूस में 11 टाइम जोन है। रूस के जब एक कोने में होता है दिन तो दूसरे कोने में उसी समय होती है रात। तो रूस में याद रखेंगे कि 11 टाइम जोन है। अगला प्रश्न देखें, विषुवत रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवत रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या फिर आर्कटिक रेखा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो 0 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, और ये आपको पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखें, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो भूमध्य रेखा आपकी यानी कि जो इक्वेटर है तो वहां पर जो देशांतर रेखाएं हैं यानी कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? 111.28 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, 111.36 किलोमीटर या फिर 111.37 किलोमीटर? तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 111.32 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये जो आपकी देशांतर रेखा है ये समानांतर नहीं होती हैं। इनके बीच में जो सर्वाधिक दूरी है वो होती है भूमध्य रेखा पर, और जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी और ध्रुवों पर इनके बीच में की जो दूरी है वो हो जाती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी रेखा किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऐसी कौन सी रेखा है जो किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आर्कटिक रेखा या फिर भूमध्य रेखा? तो कौन सी ऐसी रेखा है जो किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब आपको पता होगा जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो इसको किसी भी देश से होकर नहीं गुजारा गया क्योंकि अगर इसको किसी देश के बीच से निकाल दिया जाएगा तो उस देश में 2 डेट हो जाएंगी एक ही समय पर। तो इस जो है स्थिति से बचने के लिए इसको किसी भी देश से होकर नहीं गुजारा जाता है। जहां पर इसके सामने कोई देश वगैरह आता है तो वहां पर इसको थोड़ा साइड में तिरछा मोड़ देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें,
भारत में किस देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है? तो भारत में ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जिसको मानक समय रेखा कहा जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या फिर 82.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो भारत में किस देशांतर को मानक समय रेखा कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। जो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो इसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है और पूरे भारत का जो समय का निर्धारण है वो इसी रेखा के द्वारा होता है। अगला देखें, भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? वाराणसी, इलाहाबाद, गंगटोक या फिर मासिन्ना। तो भारत की जो ये मानक समय रेखा है ये किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद के पास में नैनी नाम का स्थान है जहां से ये भारत की जो मानक समय रेखा है वो होकर गुजरती है। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। गुड बाय। हाँ, एक चीज और कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट की जो लाइव सीरीज है वो शुरू करने वाले हैं। तो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।